वेलकम टू द चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हम अपन लास्ट क्लास में दो कंसेप्ट्स में कुछ चीज़ें जो इंक्लूड कर लिए थे, दैट इज़ योर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, उसको कैसे चेक किया जाता है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो हम दोबारा आपके स्वागत करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में। इसका कंसेप्ट आज अपन कंप्लीटली क्लियर कर लेंगे और इसमें जो अभी तक अपन ने पढ़ चुके हैं उसको मैं दोबारा बताता हूँ। पहला, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके। फिर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए हमने इसका डेफिनेशन जाना कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, एक बार याद करो जल्दी से। परफेक्ट स्क्वायर होता है कि कभी अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर होता है, उसको अगर हम स्टेटमेंट में समझे, अ नंबर विच इज स्क्वायर ऑफ एनी अदर नंबर, है ना, देन इट इज कॉल्ड एज योर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डेफिनेशन पर अब फिर अपन ने एक टेबल फॉर्म किया कि उस टेबल के अकॉर्डिंग अपन ने क्या देखा कि अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट क्या हो तो उसके स्क्वायर में एन डिजिट या यूनिट डिजिट क्या होगा, वो हमने एक कंपैरिजन टेबल बनाया। दूसरा, परफेक्ट स्क्वायर चेक किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना सीखा। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए अपन ने दो मेथड सीखा, नहीं तीन मेथड सीखा। एक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा आपका लॉन्ग डिवीजन और तीसरा आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। क्लियर। आज अपन वो तीन कंसेप्ट जो स्क्वायर रूट निकालने का सीखा या स्क्वायर का जो कंसेप्ट सीखा उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन कैसा है, उसको अपन जानेंगे। तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो रियल लाइफ से रिलेटेड है, उसमें हम लोग स्क्वायर रूट का यूज़ कैसे है, मतलब हमने जो सीखा उसके यूज़ कैसे हैं डेली लाइफ में, वो हम जानेंगे आज। क्लियर। तो उसके लिए जो अभी तक हमने जो मेथड पढ़ लिया था उन तीनों मेथड आपके दिमाग में होना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा मेथड होता है, दैट इज़ लॉन्ग डिवीजन, जो हम लेक्चर 2 में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। साथ में लेक्चर 1 में मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताया था, तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो हम पहले कुछ कंसेप्ट का क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम ये तीनों मेथड में से कोई भी दो मेथड में आपको क्लियरली रिपीट में समझाऊंगा, लेकिन साथ में कुछ कंसेप्ट्स के साथ। ओके, नाउ स्टार्ट। अ क्लब कलेक्टेड ₹92.16 इच में। दिस क्लब कितना कलेक्ट कर रहा है अमाउंट, ₹92.16। इच मेंबर कलेक्टेड एज मेनी पैसे एज देयर वेर मेंबर्स, मतलब जितने मेंबर थे सब ने उतने ही पैसे कलेक्ट किया। एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज क्लब में 10 मेंबर हैं, तो क्लब में 10 मेंबर हैं तो हर एक मेंबर ने कितने रुपीस कलेक्ट किए, 10 रुपीज। ठीक है, हर एक मेंबर ने 10 रुपीज दिया या 10 रुपीज कलेक्ट किया। तो हाउ मेनी मेंबर्स वेर देयर, कितने मेंबर्स थे वहां पे, एंड हाउ मच डिड ईच कंट्रीब्यूट, मतलब सबने कलेक्ट करके कितना कंट्रीब्यूशन दिया। समझ में आया। तो अब एक बात ध्यान से समझना। सपोज मैं अगर इसको पहले अलजेब्रा से समझूं, जैसे अपन ने क्लास 7th में भी सीखा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कंसेप्ट सीखा था, ठीक है ना। सपोज मेरे पास x मेंबर है, लीनियर इक्वेशन में x का कंसेप्ट सीख चुके हैं अपन, है ना। x मेंबर है और मैंने x मेंबर से कितने अमाउंट कलेक्ट करवाया, x रुपीज करके। क्लियर। तो x मेंबर x रुपीज कलेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल अमाउंट क्या होगा, x इंटू एक्स। एक एग्जाम्पल और समझिए। सपोज आप लोग 3 लोग हैं, 3 फ्रेंड हो और सबने 3 रुपीज डोनेट किया, तो टोटल कितना अमाउंट होगा, 3 + 3 + 3, ठीक है ना। लेकिन अब अगर मान के चलो आप लोग बहुत सारे फ्रेंड हैं, ठीक है, सपोज आप लोग के ग्रुप जो है 20, 22, 23, इतने सारे फ्रेंड्स हैं और सबने उतने ही रुपीज़ कलेक्ट किया, तो क्या आप सारे अमाउंट्स को ऐड करते जाएंगे, ये तो नहीं, है ना, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट आ जाएगा। तो क्या कंसेप्ट यूज होगा कि जितने मेंबर्स हैं और जितने अमाउंट कलेक्ट हुआ है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगा। तो यही कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग सबसे पहले पूछा है कि हाउ मेनी मेंबर्स वेर देयर, तो अपन सबसे पहले लिखेंगे कि लेट
देयर वेर एक्स मेंबर्स, एक्स मेंबर्स या एक्स नंबर ऑफ मेंबर्स, जैसा आपको लिखना है, एक्स मेंबर्स इन द क्लब, ठीक है। अब देयरफॉर, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ईच मेंबर कलेक्टेड एज मेनी पैसे एज देयर वेयर मेंबर्स, मतलब जितने मेंबर है सबने उतने ही पैसे कलेक्ट किया है। तो एक्स मेंबर है तो कितने पैसे कलेक्ट हुआ, एक्स पैसे कलेक्ट हुआ। तो ईच मेंबर कलेक्टेड एक्स पैसे, ओके। नाउ टोटल अमाउंट कितना है, दैट इज योर ₹92.16। टोटल अमाउंट कलेक्टेड, टोटल अमाउंट कलेक्टेड ₹92.16। अच्छा, हमारा जो क्वेश्चन में यूनिट है वो पैसे हैं और ये यूनिट रुपीज में है, तो कोई बात नहीं, हम रुपीज को इंटरचेंज कर लेंगे किसमें, पैसे में। तो ये हो जाएगा आपका 92.16 पैसे इंटू 100 कर लेंगे, अपन को पता है ना, पता है ना सबको। तो देखिए टोटल अमाउंट कलेक्टेड हो गया इतने पैसे। नाउ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो एक्स मेंबर से एक्स, हर एक मेंबर ने, ईच मेंबर कलेक्टेड एक्स पैसे, तो टोटल अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट मतलब एक्स मेंबर इंटू एक्स पैसे कलेक्टेड बाई ईच मेंबर, तो टोटल अमाउंट एक्स इंटू एक्स, दैट इज योर 9216। क्लियर। अब x इंटू एक्स दैट विल बी एक्स स्क्वायर, दैट इज 9216, ठीक है। अब आपको समझना है कि हमको क्या चाहिए, आंसर क्या चाहिए, हमको x के वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो हमें एक्स स्क्वायर्स ये गिवन है, तो x अगर हमको निकालना है तो हमको क्या करना है, स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास 3 टेक्निक है। अब सिंस ये नंबर काफ़ी बड़ा है तो हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड जो लास्ट में पढ़ा था वो अगर करेंगे तो काफ़ी लंबा स्टेप्स हो जाएगा। तो आसान तरीका हमारे पास 2 है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा लॉन्ग डिवीजन। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसको हम पहले एक बार और रिपीट कर लेते हैं या रिकॉल कर लेते हैं। देखिए 9216, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अपन, देखिए जब तक 2 से होते जा रहा है मैं तब तक करते जाऊंगा, ठीक है ना, फिर दूसरा नंबर ट्राई करूंगा कभी। अब 3 से जाने के चांसेस हैं 3 3, क्लियर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 9216 का। अब अपन इसको लिखेंगे कि देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी हम अब एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, एक्स लिखेंगे कि x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9216, and this value can be written as, how many times there are 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 6 3 9 10, 3 3 6 3 9 and 10, and how many times there are 3 into 3 into 3, ठीक है, continuing these steps after this, clear। so now concept याद करते हैं, अपन क्या करते थे, अपन पेयर्स में ग्रुप बनाते थे, पेयर्स में, ठीक है ना।
ग्रुप जो बनाएंगे हमारा पेयर्स में बनेगा और सेम नंबर का ग्रुप बनेगा। देखिए उसके बाद हर एक ग्रुप में से एक एक नंबर बाहर आएगा। तो 2, this 2, this 2, this 2, this 2, and from here 3. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 3s are 96. Clear? So what is your value? Therefore x is equals to 96. क्लियर? तो अब आंसर लिखना है। आंसर क्या कहते हैं कि हाउ, क्वेश्चन क्या पूछा हमसे कि हाउ मेनी मेंबर्स वेर देयर, तो 96 मेंबर्स वेर देयर एंड हाउ मच डिड ईच कंट्रीब्यूट, 96 पैसे ईच कंट्रीब्यूट। क्लियर? तो आंसर अपन लिख लेंगे कि देयर वेर 96 members in the club and each contribute 96 पैसे। क्लियर? एंड each contribute 96 पैसे। क्लियर? तो हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व किया, हमसे जब भी ऐसा कोई कंसेप्ट आएंगे ना कि दो सेम क्वांटिटी के बीच में, दो सेम क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन हो, सेम क्वांटिटी मतलब नंबर की बात कर रहा हूँ, है ना, जैसे x मेंबर की भी बात कर रहे हैं और साथ में हम x पैसे की भी बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से जब अपन उस पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, मतलब उसकी स्क्वायर वैल्यू को नहीं, हमें x की वैल्यू को निकालना चाहे तो हमको स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, चलिए तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट किसी और फील्ड से उठाया मैंने। अभी ये मैंने जो डोनेशन की कंसेप्ट सिखाया है ये आपका कहीं भी हो सकता है ना, ये डोनेशन की कंसेप्ट स्कूल में हो सकता है, ये डोनेशन की कंसेप्ट आपके सोसाइटी में हो सकता है। तो ये डोनेशन के कंसेप्ट मतलब जितने मेंबर्स जितना कलेक्ट हुआ, ठीक है ना, तो अगर वो दोनों अमाउंट सेम हुआ तो स्क्वायर रूट का कंसेप्ट आ जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। ठीक है, स्क्वायर फील्ड जो है, स्क्वायर फील्ड मतलब जिसका 4 साइड्स इक्वल होगा, ठीक है ना, याद आया, इज 5184 मीटर स्क्वायर। तो अब इसके लिए आपको एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो ट्वाइस है किसका, ब्रेड्थ का। ठीक है, हैज इट्स पेरीमीटर, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है इक्वल ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के पेरीमीटर का इक्वल है। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुछ बहुत सारी कंसेप्ट्स हैं इसमें, तो कोई बात नहीं, हम लोग स्टेप वाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओ स्क्वायर का एरिया क्या होता है, जल्दी से याद करो मन में, और हम अभी पूछने वाले हैं आपसे। चलिए सेकंड क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 5184 मीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर फील्ड में पहले बात कर लेता हूँ, स्क्वायर होता है 4 साइड्स इक्वल, है ना, तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइड। ठीक, तो ये कंसेप्ट हमको यूज होने वाला है। लेट, अब साइड की बात कर रहा हूं मैं, साइड की लेंथ आपको मालूम है क्या, नहीं मालूम है, तो आप पहले या तो साइड की वैल्यू निकालेंगे हम, तो उसके लिए हम या तो वेरिएबल एक्स ले लेंगे एक एक साइड को, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो मैं वेरिएबल लेके आपको समझाता हूँ। लेट each side of square be x मीटर। ठीक है, इस साइड जो है आपका x मीटर का होगा। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चा, दैट इज योर
5184 मीटर स्क्वायर, ठीक है, गिवन है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड दैट इज योर एक्स, आपका साइड है, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5184, ठीक है। नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट्स में हमने सीखा था ना कि हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ऐसा कुछ होता है तो हम एक्स की वैल्यू कैसे निकाल लिए थे, याद आया, प्राइम फैक्टराइजेशन से, या तो लॉन्ग डिवीजन भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन हम अभी दो क्वेश्चन में आपका प्राइम फैक्टराइजेशन को अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5184 है, हमको वैल्यू किसका चाहिए, एक्स का, तो स्क्वायर वैल्यू से हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तब हमको एक्स की वैल्यू पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं, अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसका, 5184 का। चलिए, तो 5184 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया अपन ने। नाउ वैल्यू ऑफ x विल बी x is equals to square root of 5184, that is your, how many times of 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, and 3 is your 1 2 3 4, clear, square root is अंडर स्क्वायर रूट, दिस इज ऑल्सो अंडर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आप नहीं भी लिखोगे तो इस जगह में हमने इसको स्टेप ब्रेक करके लिखा है। चलिए, अच्छा अब आप ग्रुपिंग करेंगे अपन, है ना, 2 2 2 3 एंड 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया आपको, 72। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है ना। इसमें बोला है अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल का जो लेंथ है, मतलब रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो ट्वाइस है उसके ब्रेड्थ के, क्लियर, ये की पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे। फिर पेरीमीटर एंड हैज इट्स पेरीमीटर इक्वल ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो मैं पेरीमीटर किसकी बात कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर के। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का जो पेरीमीटर है वो किसके इक्वल है, स्क्वायर फील्ड का। मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ दैट इक्वल टू 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड किसका पेरीमीटर होता है, दैट इज योर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, मतलब अल्टीमेटली क्वेश्चन हमारा है एरिया चाहिए किसका, मुझे रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अब हमने अभी तक क्या निकाला है, मैंने अभी तक निकाला है स्क्वायर का साइड। तो स्क्वायर साइड मालूम है मुझे, तो मैं उसमें से ये पेरीमीटर निकाल सकता हूँ, लेंथ ब्रेड्थ भी अलग से निकाल सकता हूँ, है ना। चलिए, तो मैं कंसेप्ट यूज करता हूँ लेंथ और ब्रेड्थ का। अब ब्रेड्थ अगर मान के चलिए मैंने ब्रेड्थ को b ले लिया, तो लेंथ क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी। तो फिर इस जगह में l के जगह पे हम ये 2b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं,
क्लियर, स्टेप अच्छे से समझना। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ लेंथ जो है ब्रेड्थ का ट्वाइस है, तो हम ट्वाइस ब्रेड्थ को इस पर्टिकुलर लेंथ के कंसेप्ट में यूज कर सकते हैं, जिससे हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा जैसे लीनियर इक्वेशन में आप लोग करते थे ना, वैसे ही लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करेंगे तो हमको लेंथ और ब्रेड्थ का वैल्यू मालूम चल जाएगा। चलिए उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए नाउ मैं स्टेटमेंट लिखूं कि लेट breadth of rectangular field b मीटर। ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड का ब्रेड्थ आपने क्या ले लिया, b मीटर। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ the rectangular field, length of the rectangular field is equals to 2b, है ना। अगर आपका ब्रेड b हो जाता है तो लेंथ क्या हो जाएगा, 2b। कंसेप्ट अपने पर है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, है ना। फिर हैज इट्स पेरीमीटर इक्वल ऑफ द स्क्वायर फील्ड, मतलब पेरीमीटर जो है किसका, रेक्टेंगल का, वो किसके इक्वल, स्क्वायर के पेरीमीटर। तो ये कंसेप्ट अब यूज करेंगे अपन। So perimeter of rectangular field is equals to 2 length plus breadth, that is your 6b मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना हो गया, 6b मीटर। क्लियर। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल है, तो हम इसको यूज करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6b इज इक्वल्स टू 4 इंटू स्क्वायर के साइड क्या निकला था, स्क्वायर का साइड क्या था 72, तो 4 इंटू 72, तो 6b इज इक्वल्स टू 4 इंटू 72। अच्छा, अब ये 6 आपके मल्टीप्लीकेशन में है, लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करेंगे तो ये राइट साइड में डिवीजन में चला जाएगा। 672 कैंसिल, 12, 4 12 से 48 मीटर। ठीक है, ब्रेड्थ आ गया, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड is equals to 2 into 48, that is your 96 मीटर। ठीक है, तो हमको रेक्टेंगल का क्या क्या पता चल गया, हमको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पता चल गया। मैं एक बार स्टेप को रिपीट कर रहा हूँ। देखो, स्टार्टिंग में आपको एरिया दिया हुआ था स्क्वायर का, आपने क्या किया, स्क्वायर के एरिया फॉर्मूला याद किया और करके आपने पहले स्क्वायर का साइड निकाल लिया। क्लियर। उसके बाद आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा कि रेक्टेंगुलर एक फील्ड की और बात कर रहे हैं हम, जिसका पेरीमीटर जो है वो स्क्वायर फील्ड का इक्वल है, साथ में उसके लेंथ और ब्रेड्थ में भी एक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन, कि दैट इज लेंथ जो है ब्रेड्थ का डबल है। तो लेंथ जो है ब्रेड्थ का डबल हुआ तो फिर ब्रेड्थ b हुआ तो लेंथ 2b, एंड फ्रॉम दिस पेरीमीटर क्या हो जाएगा 6b। तो अब उसके बाद हमने कंपेयर किया कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जिसमें से हमको ब्रेड्थ की वैल्यू पता हुआ, फिर लेंथ भी अपन को पता चल गई, और लास्ट पार्ट हमारा क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो बस एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारा 96 इंटू ब्रेड्थ हो गया 48, इतने मीटर स्क्वायर। एरिया में यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर का हो जाएगा। ठीक है, तो 96 इंटू 48 अब फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए।
4608 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि देखो अभी तक सारे कंसेप्ट्स में मीटर मीटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में एरिया है तो मीटर स्क्वायर होना कंपलसरी है। क्लियर? चलिए, तो फिर ये कंसेप्ट जो था इसमें मल्टीपल कंसेप्ट था, लेकिन थोड़ा ध्यान से करेंगे। बस मेन कंसेप्ट ये था कि हमको साइड पता करना था, बाकी तो आगे आपको बन जाएगा। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ पीटी टीचर wants to arrange 6000 students such that the number of rows is equal to the number of columns। मतलब क्या हुआ? मतलब एक टीचर हैं, वो क्या करना चाहते हैं, एक अरेंजमेंट बनाना चाहते हैं। किस तरीके से? कि जितने नंबर ऑफ रोज होगा, रो मतलब हम कंसेप्ट समझे, रो क्या होता है, इस तरीके से रो होता है। ठीक है, और कॉलम मतलब आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब find the number of row if 71 were left out after arrangement। मतलब जब अरेंजमेंट कर रहे थे 6000 स्टूडेंट्स का, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल करने के बाद 71 स्टूडेंट्स जो हैं लेफ्ट हैं, बचा है। तो वो क्या चाहता है? वो चाहते हैं कि हमने कितने रो अरेंज किया या कितने कॉलम बनाए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ रो है उतने ही कॉलम है। अगर रो फाइंड हुआ या कॉलम फाइंड हुआ तो आंसर आपको मालूम हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को कैसे समझे? देखो, सपोज आपने 3 रो बनाए, क्लियर, और 3 कॉलम बनाया और 3 रो भी बनाया। ठीक है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। क्लियर? तो आप सबसे पहले ये चीज ऑब्जर्व करो, इस अरेंजमेंट में कितने लोग आ रहे हैं। दैट इज योर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कैसे निकला? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। हमेशा है ये कंसेप्ट, जरूरी नहीं है अरेंजमेंट स्क्वायर हो तभी ऐसे निकालेंगे टोटल। आपका अरेंजमेंट कैसा भी हो, सपोज मैंने ये लिया 3 कॉलम बट 2 रो, टोटल कितना हुआ 3 इंटू 2। तो नंबर ऑफ रोज आपका 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो 2 to 3 6। क्लियर? तो अगर हमको अब पता करना है कि कितने रो है और कितने कॉलम है, ठीक है, तो हमको उसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको देखना है कि अरेंजमेंट कैसा है। अरेंजमेंट आपका स्क्वायर अरेंजमेंट है। क्यों स्क्वायर अरेंजमेंट है? आप एक बात समझना कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम तो इक्वल है ना। सपोज नंबर ऑफ रो जो है आपका n है और नंबर ऑफ कॉलम भी फिर क्या होगा, n। तो टोटल स्टूडेंट क्या होगा, n इंटू n, दैट इज योर n स्क्वायर। क्लियर? अब स्क्वायर अरेंजमेंट में सर ने जितने भी स्टूडेंट्स को अरेंज किया है, ठीक है, वो नंबर जो है वो आपका 6000 से 71 कम है। क्यों? क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स 6000 है। अभी 6000 स्टूडेंट्स में से 71 लेफ्ट हैं, बचे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके स्क्वायर अरेंजमेंट में जितने स्टूडेंट्स हैं वो नंबर 6000 से 71 कम है। क्लियर? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं कि अब पीटी टीचर वांट्स टू अरेंज। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ रो। हमको रोज नहीं मालूम, तो हम लिखते हैं कि लेट देयर वेयर x रोज, ठीक है, इन द अरेंजमेंट, इन द अरेंजमेंट। क्लियर? तो नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा फिर, आप बताओ, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है ना। तो नंबर ऑफ रोज अगर x हुआ तो नंबर ऑफ कॉलम भी x। देयरफॉर नंबर ऑफ कॉलम्स बी x।
या बी एक्स डायरेक्ट लिख लो आप, ठीक है। अब मैं एक बात अब बार बार कह रहा हूँ, 6000 स्टूडेंट्स टोटल है, लेकिन अरेंजमेंट के अंदर 6000 स्टूडेंट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि 71 वेर लेफ्ट आउट, बचा हुआ है। तो अरेंजमेंट में कितने स्टूडेंट्स हैं? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the arrangement is equals to 6000 minus 71. ठीक है, 5929। अब बात समझना कि ये जो 5929 है ये पर्टिकुलरली किसी नंबर का स्क्वायर होगा, डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी समझा नंबर ऑफ रो इंटू कॉलम करेंगे तो टोटल उतने स्टूडेंट्स होना चाहिए। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बात हम समझे कि नंबर ऑफ रो है x, कॉलम है x, दैट इज योर 5929। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5929, ठीक है। x का वैल्यू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 5929, ठीक है। चलिए हम 5929 का स्क्वायर रूट करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए 5929 का स्क्वायर रूट निकाल प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आंसर है बच्चा? 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। तो अपन ग्रुपिंग करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? 7 एंड 11, 7 इंटू 11 77। तो आपका नंबर ऑफ रो कितना आ गया? 77। तो फिर नंबर ऑफ कॉलम भी कितना हो जाएगा? 77। तो आंसर हमसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ रोज, तो सिंपल सा आंसर हो गया। Therefore, there were 77 rows in the arrangement, ठीक है। कितने रोज हैं हमारा? 77 रोज है। क्लियर? तो मैंने आपको अभी 3 कंसेप्ट समझाया, तीनों कंसेप्ट अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही किया। तो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स जो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से पॉसिबल है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐसा देखेंगे जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस में प्राइम फैक्टराइजेशन अपन यूज नहीं कर सकते। तो इन दैट केसेस हम कैसे पहचाने क्वेश्चन को और हम फिर उसको किस मेथड से सॉल्व करें, ठीक है। तो नेक्स्ट कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में हम वो चीज़ देखते हैं। अभी तक मैंने जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको बताया उसमें मैंने आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसा वर्ड प्रॉब्लम्स भी या ऐसा कुछ रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स भी हो सकता है जिसमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन को हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो क्वेश्चन हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि क्वेश्चंस रीड करके आपको समझना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से होगा कि इसमें इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखिए मैं 2 क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर्स 8, 9 एंड 10। ठीक है, आपको एक ऐसा स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो 8, 9 एंड 10 से डिवाइड हो जाए। बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, मैं इस क्वेश्चन पे अगर स्क्वायर नंबर की बात नहीं करता, सिर्फ आपसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात करता कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो 8, 9 और 10 दोनों से तीनों से डिविजिबल हो जाए, तो आप क्या करते? आप एकदम सिंपल सा कंसेप्ट यूज करते हैं, क्लास 6th 7th में आपने जो सीखा है एलसीएम का कंसेप्ट। क्लियर? मतलब जब कोई कंबाइंड रूप से कोई नंबर 3 नंबर से डिविजिबल हो जाए तो वो कौन सा नंबर हो सकता है? ऑब्वियसली इन दोनों तीनों नंबर्स के एलसीएम होगा। क्लियर? तो हम सबसे पहले स्क्वायर नंबर के कंसेप्ट को मैं भूल जाता हूँ, मैं सिंपली 8, 9, 10 का एलसीएम करता हूँ और वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करता हूँ जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले आप 8, 9, 10 का एलसीएम फाइंड करिए।
तो डायरेक्ट मैं एलसीएम आपको बता देता हूँ। एलसीएम ऑफ 8, 9 and 10 दैट इज योर 360 हो जाएगा, है ना। आप मल्टीप्लाई करिए, 2 4 से 8, 8 9 72 इंटू 5 360। क्लियर। तो 360 is the smallest, not square, only smallest number that is divisible by 8, 9 and 10। समझे आप बात? तो smallest number which is 360, which is divisible by 8, 9 and 10। अब क्वेश्चन हमसे कुछ और पूछा था। क्वेश्चन हमसे पूछा था स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए, साथ में स्क्वायर भी होना चाहिए। स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर। अब हम ऑब्जर्व करेंगे 360 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, 360 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 4, या 2 इंटू 4 को भी 2 इंटू 2 कर लेते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 5 और 9 को हम लिखते हैं 3 इंटू 3। ये था प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो 360 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि किस नंबर के ग्रुपिंग नहीं बन पा रहे हैं। 360 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो पहले हम ये चीज़ चेक करेंगे कि ये नंबर जो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, अब सपोज परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं होता, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं होता तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम ऑब्वियसली कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर, या डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। तो अब डिवाइड का ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो स्मॉलेस्ट नंबर है। 8, 9, 10 से डिविजिबल स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? 360। तो डिवाइड करेंगे तो ये जो डिविजिबल वाला कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है। अब 360 में ऑब्वियसली हमको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप एक बात समझो, जहां पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का कंसेप्ट आ रहे हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि उस केस में आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन किस केस में हम उसको नहीं कर सकते हैं वो भी हम नेक्स्ट कोर्स में आपको एलाबोरेट करते हैं। तो इसको कंप्लीट करें। 360 इसका ग्रुपिंग करेंगे तो देखिए हमारा 2 का कोई पेयर्स नहीं बन रहा, 3 है, 5 का ग्रुप नहीं। तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए? विच नंबर वी शुड मल्टीप्लाई? 10। 360 into 2 into 5. Now it will 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5. Now each number are in pairs. So what is the answer? 360 into 2 into 5. That is your 3600. The 3600 is the smallest square number which is divisible by 8, 9 and 10. Clear? 3600 is the smallest square number which is divisible by 8, 9 and 10. Clear? तो देखो कंसेप्ट में दो बातें हैं। एक है स्मॉलेस्ट ओनली, स्मॉलेस्ट हुआ तो दिस इज योर आंसर। स्मॉलेस्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम, तो इन दैट केस आपको एक बात ध्यान रखना है कि नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, एंड दैट इज योर आंसर। 3600 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर? तो हमने एक चीज कंसेप्ट समझाया कि जहां भी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात होगा या डिवीजन की बात होगा, उस केस में आप क्या करेंगे? जैसे लास्ट में हम प्रीवियस लेक्चर में भी समझा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, 6 डिजिट नंबर या ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, इन सारे केसेस में हमने एक चीज़ समझा था कि किस केस में हमको प्लस करना है, किस केस में माइनस करना है। वैसे ही इस केस में मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड की बात हो सकता है। तो इसमें इसलिए अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अब आप ऑब्जर्व करो, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले वो रीड करते हैं कि अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 1000 प्लांट्स सच दैट देयर विल सेम नंबर ऑफ कॉलम्स एज देयर रोज। मतलब जितने कॉलम रहेगा उतने ही नंबर का रोज होगा। अभी एक क्वेश्चन किया था अपन ने, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल। क्लियर? तो इतना पढ़ने के बाद शायद आप सोच रहे होंगे कि हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, बट अभी भी क्वेश्चन को रीड करना बाकी। हाउ मेनी प्लांट्स विल बी लेफ्ट आफ्टर अरेंजमेंट। ठीक है, मतलब हो सकता है कुछ प्लांट्स जो है अरेंजमेंट के बाद लेफ्ट करता है। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो, नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? अच्छा, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करके भी हम लोग बता सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो उस कंसेप्ट को हम इसके बाद आगे समझाएंगे। फिलहाल हम ये ऑब्जर्व करें कि 1000 प्लांट्स जो है, ये 1000 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो 1000 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं हम कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, लेकिन अब हम थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन को अप्रोच अप्लाई करते हैं। तो 1000 से अपन कल क्या सीखा था कि पीछे से मतलब एंडिंग से हम लोग डबल डबल नंबर का पेयर्स ग्रुप बनाएंगे या पेयर्स में ग्रुप बनाएंगे। तो फिर उसके बाद फर्स्ट ग्रुप जो है वो किस पर्टिकुलर नंबर के स्क्वायर के नियर अबाउट या इक्वल है उसको लेंगे। जैसे 10 है, दैट इज योर 3 स्क्वायर 9, इसके इक्वल है, नियर अबाउट है 3 3 सा 9, रिमाइंडर इज योर 1। फिर क्या सीखा था अपन ने, डिवाइजर में जो भी डिजिट रहेंगे आपके उसके एंड डिजिट को ऐड करेंगे। अब 3 तो सिंगल डिजिट हुआ तो इसके एंड कुछ नहीं है, एक ही डिजिट है, तो 3 + 3 6। हमेशा एक स्पेस छोड़ के रखेंगे अपन। ठीक है, अब कोशिएंट में एक न्यू डिजिट आपको पुट करना है और उस न्यू कोशिएंट से आपको इस कंप्लीट नंबर को डिवाइजर को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसका नियर अबाउट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए नॉर्मल डिवीजन में हम सिंगल डिजिट को स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन लॉन्ग डिवीजन में डबल में मतलब ग्रुप में वो स्टेप फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो आप बात समझते हैं कि इस पॉइंट में हम क्या नंबर रखें कि इस पर्टिकुलर न्यू क्वेश्चन जो भी हम रखेंगे मतलब दोनों पॉइंट में रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे और यहाँ पे भी रखेंगे। इस न्यू क्वेश्चन से इसको मल्टीप्लाई करने पे इसके नियर अबाउट हो, तो हमने 1 पुट किया, तो 1 × 61 दैट इज योर 61। नहीं, अब एक बात समझो, रिमाइंडर आया दैट मीन्स आपका नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो कितने लेफ्ट हो रहे हैं, कितने बच रहे हैं? अभी क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी प्लांट्स विल बी लेफ्ट आफ्टर अरेंजमेंट, कितने बच रहे हैं? 39 बच रहे हैं। तो एक बात समझो, हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया उसमें लेफ्ट अमाउंट जो है, लेफ्ट लास्ट क्वेश्चन में लेफ्ट क्वांटिटी जो था वो आपको गिवन था। ठीक है, तो हम उसमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता कर लिए थे, फिर हमने स्क्वायर रूट निकाला था, तो हमने क्या अप्लाई कर लिया था, प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन इस केस में हमसे पूछा गया है कि लेफ्ट आफ्टर अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट के बाद कितना बचे हैं। तो आप एक बात समझो, लेफ्ट रिमाइंडर कब आता है, जब आपका डिवीजन हो। तो स्क्वायर रूट में डिवीजन का मेथड कौन सा है, दैट इज अ लॉन्ग डिवीजन। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे हमने लॉन्ग डिवीजन लगाया। बात बेटा कि जहाँ पे भी ऐड करना या जहाँ पे भी रिमाइंडर, जहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन की बात हो, वो सारे केसेस में आपको लॉन्ग डिवीजन लगाना है। क्लियर है? आप अगर इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं तो आपको सिर्फ इतनी सी बात पता चलता कि 1000 आपका प्राइम परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि कितने अरेंजमेंट के बाद अरेंजमेंट के बाद कितने प्लांट्स आपके पास बचेगा। समझ रहे आप मेरी बात को? 39 प्लांट्स जो है आपका लेफ्ट है, देयरफॉर 39 प्लांट्स विल बी लेफ्ट। ठीक है, कितने लेफ्ट होंगे, 39। क्लियर? अब ध्यान से समझे कि इफ ही डजंट वांट टू लीव एनी प्लांट, हाउ मेनी प्लांट्स ही विल नीड मोर टू कंप्लीट द अरेंजमेंट।
अच्छा, मैं इसमें एक कंसेप्ट इंक्लूड कर रहा हूँ। सपोज मैंने 39 प्लांट्स को लेफ्ट कर दिया, मतलब छोड़ दिया, तो फिर कितने रो और कितने कॉलम बना? आंसर हो जाएगा 31। मतलब लेफ्टिंग 39 प्लांट्स, देयर विल बी 31 रोज और कॉलम्स। क्लियर है? 31 रो और कॉलम यूज हो जाएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता, मैं आगे का चीज इंक्लूड ना करके कि हाउ मेनी प्लांट्स विल बी लेफ्ट आफ्टर अरेंजमेंट, एंड साथ में ये इंक्लूड कर दें एंड हाउ मेनी रोज विल बी देयर, कितने रोज होंगे उधर पे, तो देयर विल बी 31 रोज। क्लियर? अब हमारा क्वेश्चन समझे। तो जो हमारा गार्डनर है वो काफी समझदार व्यक्ति है, उन्होंने सोचा कि 39 प्लांट्स हम लेफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, 39 प्लांट्स अगर हम लेफ्ट कर देंगे तो वो तो मर जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसको भी यूज कर लेंगे। तो इससे बेटर है हम कुछ और प्लांट्स मंगवा लेते हैं, फिर उसको साथ में प्लांटिंग कर देंगे। तो अब उसने ये नहीं सोच पाया कि हम कितने प्लांट्स मंगवा लें जिससे हमको 39 प्लांट्स भी यूज हो जाए। तो उसके लिए सोचो क्या करना चाहिए, हमको कुछ प्लांट्स ऐड करना है। तो ऐड करने के कंसेप्ट्स में हमने लॉन्ग डिवीजन में एक कंसेप्ट सिखाया था, क्या कि हमारा जो कोशिएंट रहेगा, ठीक है, कोशिएंट का नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। मतलब 31 रोज और कॉलम में हमने ऑलरेडी प्लांटिंग कर दिया, अब जो न्यू रो या न्यू कॉलम बन जाएंगे दैट इज योर 32nd रो या 32nd कॉलम। क्लियर है? तो 32nd रो और 32nd कॉलम अगर यूज होंगे तो टोटल कितने प्लांट्स रिक्वायर्ड होगा वो हम देखते हैं। तो कितने आपको रिक्वायरमेंट पड़ रहे हैं? 1024। क्लियर है? अब 1024 रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी कितना है? 1000 है, तो मतलब और आपको कितने प्लांट्स की रिक्वायर है? दैट इज 24 प्लांट्स। देयरफॉर 1024 माइनस 1000 दैट इज 24 प्लांट्स more needed to him। ठीक है, उनको और कितनी रिक्वायरमेंट है? 24 प्लांट्स मोर नीडेड टू हिम, 24 प्लांट्स और उनको जरूरत पड़ेगा। तो एकदम ध्यान से समझना कि जब आपको कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर देंगे उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए दोनों मेथड एप्लीकेबल है, लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर देते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसको चेक करने के लिए आप पर प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन दोनों लगा सकते हैं। लेकिन किसी केस में अगर मल्टीप्लाई डिवाइड की बात होगा तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हो। क्लियर है? उसमें आप एडिशन सब ये लॉन्ग डिवीजन यूज करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि हम कैसे करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन की भी खासियत है, आप उसमें ये फाइंड कर लेते हो कि किसका ग्रुप बन रहा है, किसका ग्रुप नहीं बन रहा है। क्लियर? तो उसका वो बेनिफिट है। लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या है कि कभी अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो तो लॉन्ग डिवीजन यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर से पता चल जाएगा कि कितना सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, और क्वोशिएंट से पता चल जाएगा अगर ऐड करना हो तो क्वोशिएंट देख के हम पता कर लेंगे कि कितना ऐड करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम वो नहीं कर सकते। तो दो अलग अलग मेथड हैं, दोनों का अलग अलग बेनिफिशियल है, अलग अलग बेनिफिट है, लेकिन साथ में दोनों के अलग अलग ड्रॉबैक भी है। ठीक है? तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि दोनों में हम कंसेप्ट क्या रख सकते हैं। ठीक है? तो रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स यहाँ पे खत्म होते हैं, कुछ सिंगल टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में और बचा हुआ है, उसको हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। ठीक है? देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
मैं जो बात कर रहा हूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। होप सो ये नेम जो है पाइथागोरस जो नेम है कुछ लोगों को पता हो पहले से, है ना। अ ग्रेट मैथमेटिशियन who developed who give a concepts about right angle triangles, clear, and a theorem, Pythagoras theorem, so famous. तो है क्या actually? That is related to geometry, but we will talk about the square root concepts. Pythagorean triplet ये कहते हैं कि if there is three number a, b and c such that a square plus b square is equals to c square. Three natural number, that is your a, b and c. Any other number a square plus b square equal to c square, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, then we'll tell that a, b and c will be Pythagorean triplet. A, B, C will be Pythagorean triplet. Clear? Now, if m greater than 1, मतलब m 1 से greater कोई number है, clear? तो Pythagorean triplet होते हैं 2m, m square minus 1, m square plus 1. ये proved result है कि अगर m greater than 1 हुआ तो in that case आपका Pythagorean triplet हो जाएगा 2m, m square minus 1, m square plus 1. अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको, वो हम देखते हैं. देखिए 2m, m square minus 1, m square plus 1, ठीक है ना. तो 2m, अब सपोज मैंने आपको एक नंबर दिया दैट इज योर 16. मैंने आपसे बोला 16 जो है आपके इन नंबर में से कोई एक नंबर है, बट हमको नहीं पता कौन सा नंबर है. क्लियर? आपको उस 16 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है. मतलब हमको ऐसे एक सेट फाइंड करना है जहां पे एक नंबर इनमें से कोई एक नंबर 16 हो. क्लियर? तो हम सबसे पहले ये फाइंड करने में लगेंगे कि इन तीनों नंबर में से कौन सा नंबर 16 है, कौन सा पैटर्न 16 है. ठीक है, चलिए मैं आगे देखता हूं. तो सबसे पहले मानता हूं लेट m square plus 1 is equals to 16. तो m square is equals to 16 minus 1, that is 15. So m square equal to 15. बट क्या आपको पता है कि कोई ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर 15 होता है? नहीं होता है ना. तो दैट मीन्स m square जो है 15 ये पॉसिबल नहीं है. सो सिंस m is a natural number, and m square is not equal to 15, therefore m square plus 1 ये भी आपका 16 नहीं हो सकता है. बात समझे आप मेरी? नेक्स्ट अगेन लेट m square minus 1 is equals to 16, m square is equals to 17. ठीक है, आप फिर से सोचिए कि m square किसी का भी स्क्वायर 17 नहीं होता है. तो हम यही कंसेप्ट सोच सकते हैं कि सिंस m is a natural number and m square not equal to 17, therefore m square minus 1 will not equal to 16. आप यही स्टेटमेंट को रिपीट में लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है, लिखने के बाद लिखेंगे कि m square is not equal to 17, therefore m square minus 1 it's also not equal to 16. ठीक है, तो मतलब मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो 16 है वो ना तो ये वाला मेंबर है ना तो ये मेंबर है. तीन मेंबर है अपने पास, ना ये मेंबर हो सकते हैं ना ये मेंबर हो सकता है. तो ऑब्वियसली 2m हो सकते हैं. तो देख लेते हैं. तो 2m इज इक्वल्स टू 16, तो m इज इक्वल्स टू हो गया 8. क्लियर है? m की वैल्यू आ गया आपका 8. अब 8 जो है अगर ये आ गया उसके बाद दिस टू मेंबर्स वी कैन फाइंड इट. देयरफॉर m square minus 1, that is your 8 square minus 1, 64 minus 1, 63, m square plus 1, that is your 8 square plus 1, 64 plus 1, 65. Therefore आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गया? 16, 2m का वैल्यू क्या है? 16, 63 and 65. तो रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट
required Pythagorean triplet 16, 63, 65. क्लियर? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कंसेप्ट क्लियर हुआ. पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है कि if there are three natural numbers a, b and c and it satisfy a condition a square plus b square equal to c square, then a, b, c will called as your Pythagorean triplet. ठीक है, 3 नंबर्स हैं इसलिए ट्रिपलेट कहलाता. अब उससे कंडीशन या प्रूविंग रिजल्ट निकला कि if m greater than 1 then 2m, m square minus 1, m square plus 1, these are the members of Pythagorean triplet. क्लियर? तो हमको आप क्वेश्चन कैसे देंगे? हमने आपको एक नंबर दे दिया 16 और मैंने बोला राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ 16. मतलब आपको 16 नंबर्स के पाइथागोरियन ट्रिपलेट फैमिली बनाना है. तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 16 इन तीनों में से कौन सा मेंबर है. क्लियर है? तो आपने पहले इन दोनों को चेक किया, करने के बाद आपको पता चल गया कि 2m = 16, m = 8 हो गया. फिर आपने उसके आगे सॉल्व कर लिया. बात बैठा दिमाग में. तो एक और नंबर हम लोग देख लेते हैं और फिर इस कंसेप्ट को हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं. और देखिए, एक नेक्स्ट नंबर लेते हैं 25. ठीक है, अब 25 क्या है? इन तीनों मेंबर से कोई एक पर्टिकुलर मेंबर है. क्लियर है? 25 नहीं, हम आपको एक चलिए और इजी नंबर ले लेते हैं 27, 24 ले लेते हैं. ठीक है, अब हम इसमें चेक करेंगे कि ये नंबर जो है इस मेंबर में से कौन सा मेंबर है. क्लियर? चलिए सबसे पहले सोचते हैं. अच्छा, इस केस में ना, इस पर्टिकुलर केस में दो नंबर आ सकते हैं आपका. देखो 2m जो है, अगर सपोज हमने सोचा 2m = 24, तो m की वैल्यू क्या आएंगे आपका 12. ठीक है, m = आपका आ गया 12. तो फर्स्ट मेंबर बन सकता है क्योंकि m आपका नेचुरल नंबर आ गया. तो बाकी के दोनों मेंबर्स निकाल लेते हैं अपन. m square minus 1, 12 square minus 1, that is your 144, 143. m square plus 1, 12 square plus 1, 144 plus 1, that is your 145. Therefore, Pythagorean triplet, required Pythagorean triplet is 24, 143, 145. ठीक है, किसी किसी केसेस में आपका हो सकता है, पर्टिकुलर किसी केसेस में आपका हो सकता है कि इस कंडीशंस में ये मेंबर बन जाए. जैसे मैं आपको एक नंबर बताता हूँ अभी जिसमें m square minus 1 मेंबर हो. मतलब को मैंने सपोज नंबर दे दिया 26 या 37. चलिए मैं आपको एक नंबर दिया 37. ठीक है, अब एक चीज ऑब्जर्व करो. अब जब इससे स्टार्ट करेंगे तो 2m = 37 लेट, तो m का वैल्यू क्या आएगा 37/2. ये आपका इंटीजर होगा क्या? नहीं होगा. तो मतलब 2m 37 नहीं हो सकता है. सिंस m cannot be 37/2, therefore 2m जो है वो आपका 37/2 नहीं हो सकता है. अपन ट्राई करेंगे m square minus 1, that is your 37. m square is equals to 38. बट अगेन किसी भी नंबर का स्क्वायर 38 नहीं होता है, तो इसीलिए हम इसका स्क्वायरिंग नहीं कर सकते.
स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, तो एम स्क्वायर प्लस माइनस सिंस एम स्क्वायर नॉट इक्वल टू 38, देयरफॉर m square minus 1 is not equal to 38. Therefore, finally, we can say कि m square plus 1 is your 37. m square plus 1 is your 37. So, m square is your 36. ठीक है? m square equal to 36. From here, m is equals to 6. m की वैल्यू क्या आया? 6. अब m का वैल्यू फाइंड हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, ये 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम फाइनली आंसर आपको बताएं, आपका आंसर हो जाएगा 2 6 12 एंड 36 माइनस 1 35 एंड 37। Required Pythagorean triplet is your 12, 35, 37. You have to find these members here, है ना? Then after write the answer. Clear? तो हमने क्या सीखा कि पाइथागोरन ट्रिपलेट में आपको एक पर्टिकुलर मेंबर दिया रहेगा और फिर आपको पहले डिटरमाइन करना है कि वो मेंबर कौन सा है। वो मेंबर आप जैसे ही आप रिकॉग्नाइज कर लोगे कि कौन सा है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उन मेंबर्स की वैल्यू मतलब m का वैल्यू ये निकाल के फिर बाकी के मेंबर्स को भी फाइंड कर लेंगे। क्लियर? तो पाइथागोरन ट्रिपलेट का कांसेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज योर फाइंडिंग स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटीज। अब हम लोग सीखेंगे कि आइडेंटिटी यूज करके कैसे स्क्वायर फाइंड होता है। ठीक है? देखिए, फाइंड स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटीज। देखिए, दो आइडेंटिटी हैं जो स्क्वायर फाइंड करने के लिए होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है और वो बहुत आगे तक आपका साथ देगा। पहला आइडेंटिटी a plus b whole square, that is your a square plus 2ab plus b square. Second identity a minus b whole square, that is your a square minus 2ab plus b square. Clear? अब a और b आपका वेरिएबल है और ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको क्वेश्चन में कैसे इंप्लाई करेंगे? क्लियर? क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मैंने आपसे पूछा कि बेटा 77 का स्क्वायर बताओ। ठीक है? आइडेंटिटी से कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप नंबर को पहले ऑब्जर्व करना। क्लियर? उसके बाद उसके नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 देखना, उसके नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। 77 के नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 क्या है? 80। ठीक है ना? तो 80 से कितना कम है 77? 3 कम है। ठीक है? 77 80 से 80 माइनस 3 करेंगे तो 77। अब स्क्वायर है। अब आप ऑब्जर्व करो कि a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखिए, आपके हिसाब से मैं समझूं कि 80 जो है, अगर मैं इसको मान लेता हूं a और 3 को मैं मान लेता हूं b, तो आप देखिए, सपोज मैंने a इज इक्वल्स टू 80 मान लिया और b इज इक्वल्स टू 3 मान लिया। आप ये मन में भी सोच सकते हो या कॉपी में लिख के भी इसको कर सकते हो। ठीक है? तो a को मैंने 80 मान लिया, b को मैंने 3 मान लिया। अब देखिए, a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज योर आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए मैं आइडेंटिटी लिखता हूं पहले। a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज योर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज योर a? दैट इज योर आइडेंटिटी। अब बस आप इसको देख देख के लिखिए, a स्क्वायर दैट मीन्स 80 स्क्वायर माइनस 2, a that means 80, b that means 3, b square that is your 3 square. Now 80 square, it is 64 double 16 480 plus 3 square 9 590। ठीक है? तो हमने क्या देखा
कि किसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हम उसमें आइडेंटिटी भी इम्प्लीफाई कर सकते हैं। अब आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए हमेशा सिर्फ एक बात ध्यान रखना, दो आइडेंटिटी, इन दोनों आइडेंटिटी के अलावा कोई स्क्वायर निकालने का नहीं। तो मैंने क्या किया, पहले 77 को 80 - 3 लिखा, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 77 दैट इज योर 80। कितना कम है 80 से 77? 3। अब ऐसी ब्रेक करने के बाद आपको समझ में आ गया ये आइडेंटिटी है। आपने 80 को a मान लिया, 3 को मैंने b मान लिया, तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, ab मतलब a इंटू b है, ठीक, 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? एक और नंबर देखते हैं इसको क्लियर करने के लिए। मैंने पूछा 43 का स्क्वायर बताओ, तो आप सबसे पहले यही कंसेप्ट सोचना। तो हमने क्या किया, 43 के नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 क्या होगा, 40 है ना। तो 43 को मैंने लिखा 40 प्लस 3 दैट स्क्वायर, ठीक है। 40 प्लस 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो इसको हम मान लेते हैं a अब हमारा हो गया 40 और b हो गया हमारा 3, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप समझ गए कि कौन सा आइडेंटिटी लगना है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? अब अपन समझे, 40 का स्क्वायर हो गया 1600, 248, 8 3 से 24, 240, 3 स्क्वायर 9, 1849, the square of 43 that is your 1849। क्लियर है? अच्छा, अब आप सोचेंगे कि सर मैं 77 को अगर ऐसे करके लिखता तो कि 70 प्लस 7 उसका होल स्क्वायर करके करता तो, आप तब भी कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, मतलब आप 70 पास में ज़्यादा है कि 80 पास में ज़्यादा है, दैट इज 70, तो आप कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन नियरेस्ट लेके करेंगे। 43 को आप 50 माइनस 7 ये भी कर सकते हो, 43 को आप 50 माइनस 7 ये भी कर सकते हो, लेकिन नियरेस्ट कौन है, 40 है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था स्क्वायर फाइंड करना यूजिंग आइडेंटिटीज, स्क्वायर फाइंड करना था यूजिंग आइडेंटिटीज। तो मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कंसेप्ट भी समझाया, साथ में मैंने आपको स्क्वायर कैसे फाइंड करना है आइडेंटिटी यूज करके वो भी मैंने आपको समझाया, ठीक है। इसके बाद आपको मैं स्क्वायर निकालने का कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट में अगर नंबर होते हैं उसका स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है तो वो मैं आपको बताऊं, ठीक है। होप सो ये सबको क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब आइडेंटिटीज क्लियर हो गया, तो आइडेंटिटी के जैसा ही मतलब थोड़ा सा मैं आपको ये समझाऊं कि वो एक ट्रिक है कि किसी भी नंबर्स में अगर लास्ट डिजिट 5 होता है, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट, ये आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 5 होता है, यूनिट डिजिट, ठीक है, इसके पहले कुछ भी डिजिट हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर केसेस में हम लोग स्क्वायरिंग कैसे निकालते हैं तो कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज मैंने आपको 75 का स्क्वायर निकालने के लिए दिया, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे जो लास्ट नंबर रहेगा, जो भी नंबर रहेगा लास्ट नंबर 5 रहेगा, वो हमेशा 5, ये कंसेप्ट सिर्फ लास्ट डिजिट 5 हो तभी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो 5 है, 5 का स्क्वायर आप डायरेक्ट लिखेंगे 25, ठीक है। अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूं पूरा। तो रिमेनिंग पार्ट के लिए क्या करेंगे, तो रिमेनिंग पार्ट के लिए ध्यान रखेंगे आप, रिमेनिंग पार्ट के लिए रिमेनिंग पार्ट जो होगा, रिमेनिंग पार्ट को मल्टीप्लाई कर देना रिमेनिंग पार्ट के साथ +1 करके, ठीक।
मतलब नेक्स्ट नंबर से। डायरेक्टली मैं कहूँ तो नेक्स्ट नंबर से। 7 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 8, तो 7 8 ज़ा 56, तो 5625 इट विल बी द आंसर। है ना कितना सीधा और इजी। चलिए मैं बड़ा सा नंबर समझाऊँ आपको मैंने दिया 105 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर 5 है तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। क्या बचा? 10, और 10 का नेक्स्ट नंबर 11। तो सर आपने साइड में सोच लिया कि सर 10 इंटू 11 क्या होगा? 110, तो ये हो जाएगा 110, तो ये हो गया इसका आंसर 11025। क्लियर? तो ऐसी कुछ और भी ट्रिक्स होते हैं स्क्वायर में यूज़ करने के लिए। जैसे अपन ने टेबल्स कंसेप्ट समझा था, परफेक्ट स्क्वायर चेक करने का, आइडेंटिटी यूज सीखा, अपन ने डायरेक्ट 5 का स्क्वायर भी सीखा। ऐसे कुछ और भी ट्रिक्स होते हैं, मज़ेदार ट्रिक्स होते हैं, तो उसको अपन जानेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से सीखो, और फिर फर्दर कंसेप्ट और ट्रिक्स के लिए हम एक और आपको कभी लेक्चर बना देंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप स्कूल लेवल के हिसाब से इतना प्रिपरेशन करो, कंसेप्ट क्लियर करो, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे भी बहुत चलेंगे। तो स्क्वायर रूट का जो कंसेप्ट हैं आपके यहाँ पे ख़त्म होता है, और इन सारी चीज़ का प्रॉपर नोट्स बना के आप इसको अच्छे से रिकॉल करें, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ न्यू चैप्टर्स के साथ।